हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रूम में आओ फारूक। वो जवाब देकर हुक्म देता हुआ ऑफिस रूम की जाने बढ़ गया, जिसके पीछे फरमाबरदारी से वो भी आया। मामू तो एक हफ्ते की छुट्टी पर है फारूक। मैं भी कल यहाँ परसों शहर से बाहर जा रहा हूँ और एक हफ्ते तक ही वापस आऊंगा, तो तब तक के लिए शोरूम बंद रहेगा। गजनफर ने सिंगल कुर्सी पर बैठते हुए बताना शुरू किया, जिसे वह सामने खड़ा सुनता रहा। इसलिए जितने क्लाइंट से हमारी बातचीत चल रही है, कोशिश करो कि आज उनमें से ज्यादा लोगों का ऑर्डर पूरा कर दो और बाकी रह जाने वालों को इतला पहुंचा दो कि एक हफ्ते बाद हमसे रब्ता कर लें। और टेबल पर रखी हुई फाइल खोलते हुए काम समझाने लगा। ठीक है सर, मैं अभी सबकी डिटेल्स लेकर आता हूँ। तो उस छुट्टी में अगर तुम भी कहीं घूमने फिरने जाना चाहो तो जा सकते हो, उसने मसरूफ से अंदाज में पेशकश की। नहीं सर, मुझे भला कहाँ घूमने फिरने जाना होगा, उसने बेजारी से मुंह बनाया। अच्छा, फिर मुझे जल्दी से क्लाइंट्स की डिटेल ला दो, गजनफर ने कहा। तो वह सर हिलाकर चला गया और थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। ये लीजिए सर, उसने फाइल्स मेज पर रखे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, उसने इजाजत दी। तो वह सर हिलाकर चलता बना, मगर दरवाजे के पास पहुंचकर किसी ख्याल के तहत वह रुका पलटा। सर, वह कहता हुआ दोबारा मेज के करीब आया। बोलो, उसने फाइल का मुताला करते हुए कहा। आपको कुछ दिखाना है। क्या देखना है, उसने जानना चाहा। गजनफर ने बेसाता सर उठाकर उसको देखा। कोई जवाब देने की बजाय उसने अपनी शर्ट की जेब से मोबाइल निकालकर उस पर कुछ ढूंढा और मुतलबा चीज मिल जाने पर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखें सर, उसे मोबाइल देते हुए कहा। गजनफर ने उसे मोबाइल लेकर नासमझी से उसकी स्क्रीन को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नासमझी के तासर पहले समझ में बदले और फिर यकदम वो शॉक्ड हो गया। और उसके तासर बता रहे थे कि उसने कुछ बहुत ही गैर मुतवक्का देख लिया, जिसके बाद शायद ही उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर यही सच था जो उसे अब नजर आया था। आज बहुत थके हुए लग रही हो तुम, जाओ चेंज करके लेट जाओ, उसने क्रीम का जार बंद करते हुए आम से अंदाज में कहा। हम कल हनीमून पर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ लेकर जा रही हो, उसे मुस्कुराकर शीशे के अक्स को देखते हुए जानना चाहा। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें दुनिया से ही बाहर ले जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, उसने पूरे इसरार संजीदगी से कहते हुए उस पर गिफ्ट मजीद तंग की, जबकि उसके लहजे में अजीब सी शर्त महरी थी। आज उसकी गिफ्ट में कुछ ज्यादा ही साथी थी, जिसके बाद उसकी मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई और वो थोड़ा सा कसमसाए। फिर भी कुछ तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसने गिफ्ट से निकलने की कोशिश करते हुए जानना चाहा। बजाय कोई जवाब देने के गजनफर ने यकदम झटके से उसका रुख पलट कर अपनी जानब किया और फिर दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल करते हुए उस पर गिफ्ट कस ली। इतनी बेताब क्यों हो रहे हो जाने के लिए, मुझे पर भरोसा नहीं है क्या, मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर ही लेकर चलूंगा ना, उसने हसार तंग करते हुए चुपते हुए अंदाज में पूछा। मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ, उसने इत्तेजाइया अंदाज में दोहराया। अच्छा सॉरी। फिर अगले ही पल नरम पड़ते हुए उस पर से गिफ्ट ढीली कर दी, जिसे उससे सुकून मिला। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर अपने हनीमून के हवाले से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जनफर ने उसकी लिट चेहरे पर हटाते हुए प्यार से कहा, फिर उसके माथे पर बोसा देकर चेंज करने चला गया, जबकि वो हैरान परेशान की वहीं खड़ी रही, ये सोचने की नाकाम कोशिश करने लगी कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया है। अगले दिन तुल्लू होते ही मलिया ने पैकिंग शुरू कर दी, जबकि घर वालों को भी इन लोगों ने कल डिनर पर ही बता दिया था कि दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं, जिस पर किसी को कोई इतराज नहीं था। दोपहर तक सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों घर वालों को अलविदा कहते हुए गाड़ी में सवार हो गए थे। हम बाई रोड जा रहे हैं, उसका मतलब कि हमारा डेस्टिनेशन ज्यादा दूर नहीं है, फ्रंट सीट पर बैठी हुई मलिहा ने अंदाजा लगाया। जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते तुम यूं ही अंदाजे लगाती रहो, उसे ड्राइविंग के दौरान ही मुस्कुराकर जवाब दिया। जी नहीं, मैं सो रही हूँ, जब आप पहुंच जाए तो मुझे जगा देना, उसे नफी करते हुए हदायत जारी की और सीट की पूछ से टेक लगाकर आंखें मोड़ दी। गजनफर ने गर्दन मोड़कर एक नजर उस पर डाली और फिर दोबारा सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मबूस कर ली। मान, क्या कर रही हो अंदर, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, उसने कोई तीसरी बार किचन के दरवाजे पर दस्तक दी, जो कि अंदर से बंद था। अरे बोलो तो, थोड़ी देर में बताता हूँ, तुम जाकर तब तक टीवी देखो। क्या गिराया, उन्हें तशवीश से पूछा। कुछ नहीं, प्लेट गिरी है, उन्हें बुलंद आवाज से तसल्ली दी। काफी लंबे सफर के बाद जब ये लोग अपनी मुतलबा मंजिल तक पहुंचे तो सूरज आसमान को अलविदा कहने लगा था। वो कार से उतरा और घूमकर उसके जाना आया, उसने उसकी तरफ का दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर झुककर नरमी से फूंक मारी, जिसके बाद उसने कसमसा कर आंखें खोली तो गुजरनफर को अपने बेहद नजदीक पाया। मंजिल आ गई है, उसने आयशा से इतला दी और फिर वो भी सीधी होकर कार से बाहर आ गई। इसके बाद गुजरनफर पीछे डिग्गी से सामान निकालने चला गया, जबकि वो आस पास का जायजा लेने लगे। गुजरनफर, ये तो वही फार्म हाउस है ना जहाँ हम पहले आए थे, मलिया ने सामने नजर आते हुए कुशादा फार्म हाउस को देखते हुए हैरत से कहा। हाँ,
पिछली मरतबा ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए थे ना हम। वो बैग घसीटते हुए तायद करता हुआ उसकी तरफ आया तो सोचा इस बार सारी गलतियों का तफसीली अजाला काट दो। उसने जरा सा झुककर गंभीर अंदाज में सरगोशी की, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग ही संजीदगी थी, जैसे वो अपने वजूद में दौड़ती हुई पुरकैफ सी सरसराहट के बाद ज्यादा महसूस न कर सके। रंगीला को तो सलमान ने पहले ही छुट्टी दे दी थी, जिसके बाद वो अपने गांव चला गया था, जबकि इनके यहाँ और कोई मुलाजिम था ही नहीं, इसलिए घर पर ये दोनों अकेले थे। देखो आहिस्ता गिर मत जाना, सलमान ने तायद की थी। कहाँ थे देखूं? आंखों पर तो तुमने हाथ रखा हुआ है, उन्हें तंजिया अंदाज में ध्यान दिलाया। हाँ तो साथ लेकर भी तो चल रहा हूँ ना। उन्होंने दूसरा नुक्ता उजागर किया। उसकी आंखों पर हाथ रखे हुए उन्हें लेकर आहिस्ता था चलते हुए एक तरफ जा रहे थे। वो कहाँ लेकर जा रहे थे, उस सवाल का जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिया था। बिल्लाहट एक जगह पर लाकर रोकते हुए उन्होंने उसकी आंखों पर से हाथ हटाया तो उन्होंने धीरे से धीरे अपनी आंखें खोली। वो लोग एक कमरे में मौजूद थे जहाँ की लाइट्स ऑफ थी और एसी ऑन था सामने एक टेबल के गिर्द दोनों कुर्सियां रखी हुई थी और बस टेबल पर रखे कैंडल स्टडी स्टैंड पर जलती लंबी लंबी सफेद मोमबत्तियों की ही रोशनी हो रही थी, जबकि टेबल पर तरतीब से खाने के ढके हुए बर्तन भी रखे हुए थे। आओ बैठो, उन्हें कुर्सी खींचते हुए पेशकश की तो उसके बैठने के बाद वो खुद भी मुकाबले वाली कुर्सी पर बैठकर, ये क्या कर रहे थे दोपहर से तुम? रोबीना ने टेबल की जाने में इशारा करते हुए ताई चाही। हाँ चलो अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि खाना कैसा बना है, उन्होंने इश्तियाक अमीज अंदाज में कहते हुए कहा। और वह साथ ही उन्होंने खुद भी रुबीना के प्लेट में खाना निकाल दिया। इसके बाद रुबीना ने अपने मेहंदी वाले हाथ से चम्मच पकड़ा कर उसे चावलों से बड़ा और अपने मुंह में लेके, जबकि सलमान बजाय खाना खाने के उनके रद्द-ए-अमल के मुंतजिर थे। नवाला मुंह में लेते ही उनके चेहरे पर हैरानी नमूदार हुई। क्या हुआ, कैसा टेस्ट है? उन्हें जानना चाहा। बहुत जबरदस्त, उन्हें खुशगवार हैरत के साथ ही तारीफ की तो उन्हें इत्मीनान हुआ। ये तुमने बनाई है? उन्हें जब यकीनी से तारीफ चाहिए। हाँ, वो तस्दीक करके अपनी प्लेट में खाना निकालने लगे। वैसे कि मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ये जहमत किस लिए गवारा की? उन्हें खाना खाते हुए जानना चाहा। आपके लिए, उन्हें हंसते तवक्को जवाब दिया। तो घर पर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, सीधा बाहर ले जाते डिनर के लिए। उन्हें यूं ही कहा और खाना खाने लगे। बाहर सब होते हैं ना, और मैं चाह रहा था कि बस हम दोनों अकेले रहें। तब तक ही तो रंगीले को भी छुट्टी देकर गाँव भेज दिया था। उन्हें वजाहत करते हुए शोर से बताया तो वह भी मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर फिर से खाना खाने लगे। और थोड़ी देर तक हल्की फुल्की बातों के दौरान दोनों ने खाना खत्म कर लिया। तुम यहीं बैठो, मैं ये किचन में रख कर आता हूँ। उन्होंने हाथ साफ करते हुए बर्तन समेटे। मैं भी मदद कर देती हूँ ना ये समेटने में, उन्होंने पेशकश की, जबकि रुबीना को यूं बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए टेबल पर बाकी रह जाने वाले बर्तन वो खुद लेकर बाहर निकली और किचन में आई। किचन में कदम रखते ही वो शशदा रह गई थी, क्योंकि पूरे किचन का हशर नशर बिगड़ा हुआ था, जबकि कुछ जलने की बू भी वहां की फिजा में बसी हुई थी। या अल्लाह, उनके मुंह से बेसाता निकला, जिस पर वो भी चौंक कर उनके जाना मतवज्जो हुए। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने मना किया था ना। वो हफ्के से कहते हुए जल्दी से उनकी तरफ आए। ये क्या हाल किया हुआ है तुमने किचन का? उसकी बात अंदाज करते हुए हैरत से बोले। उफ़ो, खाना बनाने में थोड़ा बहुत फैल ही जाता है किचन। उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में टालते हुए रुबीना के हाथ से बर्तन लिए। ये थोड़ा नहीं, बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है सलमान, उन्हें ध्यान दिलाना चाहा। अच्छा ना, समेट दूंगा मैं, अब तुम बाहर चलो। उन्हें टालते हुए उन्हें किचन से बाहर लाना चाहा, जिसकी उन्हें मजामत करनी चाहिए, मगर सलमान ने उनकी ना सुनते हुए उन्हें बाहर लाने की कोशिश की। और तब भी रुबीना की नजर किचन के डस्टबिन में पड़ी, जिसमें से खानों के पैकेट बाहर निकल गिरे हुए थे और इन पर एक रेस्टोरेंट का नाम भी लिखा हुआ था। ये जगह रुकते हुए पहले वो ठटकी, फिर अगले ही लम्हे सारा माजरा उनको समझ में आ गया था। सुलेमान, तुमने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके मुझे बेवकूफ बनाया कि वो तुमने पकाया है? वो हैरत से आंखें फैलाए हुए उन्हें देखने लगी। हाँ सरप्राइज। चोरी पकड़े जाने पर जब कोई बात ना बनी तो खिसियाते मुस्कुराते हुए वो बस इतना ही बोले। मलिहा, चेंज कर लिया तुमने? गजनफर ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए पुकारा और चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुल गया, जहाँ मलिहा इसी मेरून साड़ी को जेबदन खड़ी थी जिसकी गजनफर ने खास फरमाइश की थी। हाँ, वो मुस्कुराकर जवाब देती बाहर आई। ग्रेट, चलो फिर, उसने कहते हुए मलिहा के गिर्द बाजू माइल किए और एक जाना बढ़ गए। वो इसे लेकर नीचे बने हुए कमरों में से एक में से आगे, जहाँ की बड़ी लाइट्स ऑफ थी, बस कुछ मध्यम लाइट्स चल रही थी, जबकि उनकी लान की तरफ खुलती हुई खिड़की से अंदर आती हुई ठंडी हवा और चांद की चांदी ने माहौल को काफी ख्वाबनाक बनाया हुआ था। तुम्हें याद है कि पिछली मरतबा जब हम यहाँ आए थे तो हमने गेम खेला था, डांस भी किया था? उसने याद दिलाना चाहा। हाँ बिल्कुल याद है, उसे मुस्कुराते हुए तारीफ की। तो चलो आज फिर से वो सब करते हैं। पहले गेम तुमने मेरे साथ खेला था, आज एक गेम मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। उसने उल्टे कदम चलते हुए कमरे के बीचों बीच आकर दोनों हाथ फैलाकर यूं कहा गोया ऐलान कर रहा हो।
وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولا تھا مگر اس کے انداز میں کچھ چبھتا ہوا طنز پوشیدہ تھا جسے محسوس کر کے ملیحہ نے لبوں میں مسکراہٹ اور آنکھوں میں تھوڑی ناسمجھی لیے اسباب میں سر ہلا دیا۔ سچ سچ بتانا روبی، تم نے واقعی سب درگزر کر دیا ہے نا؟ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی اندیشہ تو نہیں ہے نا؟ ان کی گود میں سر رکھ کے جھولے پر لیٹے سلمان نے جاننا چاہا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی بھی کوئی کم چیٹر نہیں تھا، مگر مجھے تم پر اس لیے زیادہ غصہ تھا کہ تم بھی ان چیٹنگ میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، روبینہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ جب پتا تھی اپنے بھائی کے کرتوت تو ہوا اتنا غصہ کیوں کیا تھا اس دن فاؤنڈیشن میں مجھ پر؟ انہیں مصنوعی شکوہ کیا کیونکہ مجھے لگا کہ بیرون ملک جا کر وہاں کسی گور سے شادی کر کے تم مجھے بھول گئے ہوگے، اور اب جب بتایا تم نے کہ اب تک شادی نہیں کی، انہیں غصے کی اصل وجہ بتائی۔ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہوگی تو تمہیں دوبارہ میری یاد آ گئی ہوگی، مگر اس دن پارلر میں ملیحہ نے بتایا کہ تم نے اب تک شادی نہیں کی، انہیں غصے کی اصل وجہ بتائی، اور اتنا غصہ کرنے کے بعد تم نے جھوٹے منہ سوری بھی نہیں بولا مجھے۔ وہ بچوں کی طرح نروٹے پن سے شکوہ کرنے لگی۔ ہاں تو شادی بھلے ہی نہ کی مگر چھوڑ کر تو گئے تھے نا تم، انہیں حق تھا وہ غصہ میرا انہوں نے اپنے حق میں دلیل دے۔ حق تو میرے بھی بہت ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں میں نے یہ شرارت سے چھیڑا۔ چھوڑو یہ باتیں اور یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کھانا باہر سے ہی منگوانا تھا تو پھر پورا دن کچن میں برباد کرتے ہوئے اس کا حشر کیوں بگاڑا؟ انہیں چڑھ کر موضوع بدل دیا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر تمہیں کھلاؤں، مگر جب اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا میں نے چکھا تو مجھے خود بھی الٹی آ گئی، اس لیے اسے سرپا کرتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا آرڈر کر دیا۔ انہیں برملا اپنے عظیم کارنامے کا اعتراف کیا۔ ہم وہ کچن میں ہلکان ہوئے، کم سے کم مجھ سے مدد ہی لے لیتے۔ تم سے مدد نہیں، محبت چاہیے صرف، انہیں محبت میں ڈوبے ہوئے گمبھیر انداز میں کہتے ہوئے اپنے سینے پر رکھا ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اپنے لبوں سے لگایا۔ کیسے کہوں عشق میں تیرے کتنا ہوں بےتاب میں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر چرا لوں تیرے خواب میں۔ اسی کمرے میں لگے ساؤنڈ سسٹم پر درمیانی آواز سے یہ گیت گونج رہا تھا جس کی دھن پر یہ دونوں ایک دوسرے میں گم مدہوشی سے لہرا رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ غضنفر کی نرمی ساتھی میں بدلنے لگی، اس کے انداز سے ایک عجیب سی سرد معیاری چھلکنے لگی جسے ملیحہ نے محسوس کیا مگر بولی کچھ نہیں۔ گیت ختم ہو گیا تھا جبکہ وہ ملیحہ کی پشت ابھی اپنے سینے سے لگائے اب ایک جگہ پر رک چکا تھا، مگر اس کی گرد ہونٹ تنگ تھے۔ میں نے سنا تھا کہ شاعری سچ بولتی ہے، آج دیکھ بھی لیا، دیکھو اس گانے کے بول بھی شاید سچ ہی کہہ رہے تھے نا۔ اس کے کان کے قریب ہو کر بولنے لگا۔ کیسا سچ؟ وہ سمجھی نہیں۔ یہی کہ جو میں جی رہا ہوں وجہ تم ہو، اگر نہیں ہوتی تو میں زندہ نہیں ہوتا نا، اس نے وضاحت کرتے ہوئے جھٹکے سے اس کا روح اپنی جانب موڑا جبکہ وہ کچھ سمجھ نہ پائے۔ تم نے ہی تو میری زندگی کو زندگی بنایا ہے۔ بظاہر وہ بہت پیار سے باتیں کر رہا تھا مگر کچھ پوشیدہ تھا اس کے انداز میں جو سمجھ میں آنے کے باوجود بھی وہ اسے چپ رہا تھا۔ چلو آؤ ایک گیم کھیلتے ہیں، غضنفر نے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کر اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آگے۔ یہاں کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل پر اس کے گرد دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی، ان کے سامنے دیوار پر بڑا سا سیاہ LED لگا ہوا تھا جو کہ فی الحال بند تھا۔ آؤ بیٹھو، غضنفر نے اس کے لیے کرسی کھینچی، اس کے بیٹھنے کے بعد خود بھی مقابل والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو گیم یہ ہے کہ میں LED پر کچھ ڈائلاگز کی آڈیو کلپ چلاؤں گا، تمہیں وہ ڈائلاگز کہنے والا کردار گیس کرنا ہے۔ ہر سوال پر تمہارے پاس 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا، اگر تم نے 5 مرتبہ صحیح پہچان لیا تو تم ونر، اور پھر مجھے تمہاری ہر بات مانی ہوگی، لیکن اگر تم نے 2 بار غلط جواب دیا اور پھر تمہیں میری ہر بات مانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس نے گیم سمجھاتے ہوئے تائی چائی، ٹھیک ہے، اس نے خوشی خوشی حامی بڑی۔ پھر غضنفر نے ٹیبل پر سے ریموٹ اٹھایا اور پہلی آڈیو کلپ پلے کی۔ ہم سے دور جاؤ گے کیسے، دل سے ہمیں بلاؤ گے کیسے، ہم وہ خوشبو ہیں جو سانسوں میں بستی ہے، خود کی سانسوں کو روک پاؤ گے کیسے۔ گمبھیر مردانہ آواز میں یہ بول اس کی سماعت سے ٹکرایا جس پر وہ غور کرنے لگے جبکہ غضنفر دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ، اس نے اکسایا۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی۔ یہ فنا مووی کا ڈائلاگ ہے جو عامر خان نے بولتا ہے۔ یکدم یاد آنے پر وہ پرجوشی سے بولی، چلو دیتے ہیں۔ اس نے کہتے ہوئے ویڈیو پلے کی اور جواب واقعی درست تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ وہ خوش ہوئی۔ اوکے ریلیکس، ابھی تو صرف پہلا ہی جواب دیا ہے، کبھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، اس نے محظوظ ہوتے ہوئے یاد دلایا۔ چلو اب اگلا ڈائلاگ۔ ملیحہ تیار تھی، جس کے بعد اس نے پھر آڈیو پلے کیا۔ یہ زندگی چل تو رہی تھی پر تمہارے آنے سے میں نے جینا شروع کیا۔ پھر ایک مردانہ آواز اس کے کان میں تک پہنچی جس پر وہ غور کرنے لگی اور وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ 10 سیکنڈ، اس نے کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر دھیان دلایا تو وہ آنکھیں میچ کر ذہن پر زور دینے لگی۔ یہ ادتیہ رائے کپور ہے، عاشقی 2 مووی کا ڈائلاگ ہے، اس نے یکدم جلدی سے جواب دیا۔ تو تصدیق کے لیے غضنفر نے ویڈیو پلے کی اور یہ جواب بھی درست ثابت ہوا تھا۔ 2 جواب صحیح ہو گئے تھے۔ وہ خوشی سے بولی،
हाँ, पर सबसे मजेदार सवाल तो अब आने वाला है। उसे सनसनी फैलाई। अच्छा, तो फिर जल्दी से पूछो। वो हथेली पर थोड़ी टकाए मुस्कुराते हुए हमातन क्वेश्चन दी तो गजनफर ने भी ऑडियो प्ले कर दी। तुम लोगों में जरा भी एहसास है या नहीं? एक शख्स मरा पड़ रहा है और तुम लोग खड़े तमाशा देख रहे हो। मैडम, ये पुलिस केस है, अगर इसे हाथ लगाया तो पुलिस हमको भी उठा लेगी, और अगर पुलिस के आने तक ये मर गया तो। ये आवाज सुनकर मलिया की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई थी। उसने शाकी निगाहों से गजनफर को देखा, जो इत्मीनान से उस पर निगाहें मरकूज की बैठा हुआ था। मैं भी मेडिकल के असूल से जानती हूँ, इमरजेंसी की सूरत में तो मुजरिम को भी पहली फुर्सत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, फिर बाकी कार्रवाई होती है। ये तो फिर एक्सीडेंट का केस है, उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। सॉरी मैडम, हम नहीं पड़ेंगे इस पराए पंगे में। कितने बेहिस आप लोग हैं। अगर इसकी जगह आपका कोई अपना होता तो ये भी यही कहता, मैडम हम चलते हैं उन्हें लेकर, और बस यहाँ कर वीडियो क्लिप खत्म हो गया। मगर इस पूरे अरसे में मलिहा के चेहरे का रंग यकदम बदल गया था और वो हक्का बक्का थी, अपनी जगह पर साकत हो गए थे। बताओ मलिहा, ये किस लड़की की आवाज थी? गजनफर ने चुपते हुए अंदाज में जानना चाहा, मगर वो तो हैरानी की इस दर्जे पर थी कि उसे देखने के सिवा कुछ बोल ही ना पाए। लगता है तुम पहचाने नहीं, वो कहते हुए कुर्सी पर से उठा। चलो डायरेक्ट वीडियो ही दिखाता हूँ। वो फिर उसने कहते हुए वीडियो प्ले कर दी, जहाँ मलिहा ने देखा कि गजनफर के एक्सीडेंट के बाद वाले मनाजर को गालबन किसी राहगीर ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें गजनफर रोड पर अंधा पड़ा हुआ था, जबकि स्याह जीन्स और कुर्ती पर मेरून शॉर्ट बास्केट पहने हुए मलिहा लोगों से उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात पर जिद बहस कर रही थी। उसके गले में मौजूद हरफ एस वाला लॉकेट भी वाज़िया नजर आ रहा था। पहचाना इसे? वो पूछते हुए उसके करीब आया और एक हाथ पे रखते हुए झुककर उसके काफी नजदीक हो गया। बताओ, अब तक सब जानते बूझते क्यों धोखे में रखा तुमने मुझे? वो नरमी से पूछा था, जिसके जवाब में मलिया ने बेबस से नजर उठाकर उसको देखा। बताओ क्यों? अगले ही पाव वो पूरी कुव्वत से टेबल पर हाथ मारते हुए हल्के बल चलाया तो वो बुरी तरह से सहम गए। मैं दिन रात तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें ही पागल की तरह ढूंढ रहा था, और तुम इतने अरसे चुपचाप बस खेलती रही मेरे जज्बात से। उसने यकदम मलिया को खड़ा करते हुए बस पर्स शुरू कर दी। वो बजाय कोई जवाब देने के खामोशी तो देता रहा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, गुस्सा, शिकवा, नाराजगी, अफसुदगी। तुमने ठीक नहीं किया मुझसे ये छुपा कर, गजनफर ने फिर शिकवा किया।